Hi everyone, coming up with the second part of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 51 से कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 है जो बात कर रहा है प्रूफ के बारे में। अब ये बता रहा है कौन से फैक्ट्स हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत है, कौन से हैं जिनको नहीं है, किस तरह उन्हें प्रूफ करना चाहिए, कौन से एविडेंस होंगे, ओरल, डायरेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, उन सब के बारे में इस पार्ट में डिस्कस होगा। चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 51 कहता है फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। वो फैक्ट्स जिनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। सेक्शन 52 एक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स देता है जो ये कह रहा है कि ये फैक्ट्स जो हैं इनको जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी इन फैक्ट्स का। अब इनमें थोड़े से चेंजेस लाए हैं 2023 अधिनियम से, जो कि है ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ये चीज पहले हमारे 1872 के एक्ट में नहीं थी, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये लिस्ट जरूरी है। कुछ एग्जाम्स में, मेंस में ये लिस्ट पूरी ऐसी कैसी पूछ ली जाती है कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका जुडिशियल नोटिस लेना होगा कोर्ट को। बी है इसका इंटरनेशनल ट्रीटी, अग्रीमेंट और कन्वेंशन विद कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया और डिसीजंस मेड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशंस और अदर बॉडीज। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई अग्रीमेंट है जो हम दूसरी कंट्री के साथ साइन कर रहे हैं, या कोई ऐसा डिसीजन है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ले रहे हैं, या फिर कोई और अलग कोई बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी ले रही है और इंडिया उसका पार्ट है, तो वो सबका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर्स की, ये सारी सेम है। इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है कुछ, ये सेम वैसी की वैसे लिस्ट को रखा गया है जो 1872 के एक्ट में थी। हम आगे देख लेते हैं क्या चेंज आया है। वो है टेरिटरी ऑफ इंडिया। इससे पहले इंडिया की टेरिटरी नहीं थी। 1872 के टाइम देयर वाज नो डिफाइंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो ब्रिटिश इंडिया था। So now the territory of India is also included under section 52, जिसका कोर्ट्स को जुडिशियल नोटिस लेना होगा। सेक्शन 53 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। वो फैक्ट्स जो एडमिट कर लिए गए हैं प्रोसीडिंग्स के टाइम पे, ड्यूरिंग टेकिंग एविडेंस, या फिर रिटन स्टेटमेंट में, प्लेंट में, प्लीडिंग्स में, बेसिकली उनका जो है दे नीड नॉट बी प्रूफ, बिकॉज उनको हम ये मानेंगे कि उन्हें एडमिट कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंस। सेक्शन 54 कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। इससे पहले है ना 1872 के एक्ट में बोला गया था कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसको अब ओमिट कर दिया गया है। रीजन ये है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया है 2023 के अधिनियम ने। तो हम जो है अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 55 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। वही सारी चीजें जो पहले सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता था, डायरेक्ट होना चाहिए। जिसने देखा है वही आके बताएगा, जिसने सुना है वही आके एविडेंस देगा, या जिसने फील किया, परसीव किया अपने सेंसेस से, वही आके एविडेंस दे सकता है। ये सारी चीजें आपका सेक्शन 55 कह रहा है। चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 56 प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस से आप उन्हें प्रूफ करेंगे। सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आप कोर्ट में लेके आओगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन 1, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये वैसी का वैसे ही है जैसा आपका 1872 के एक्ट में था। एक्सप्लेनेशन 2, where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. ये एक्सप्लेनेशन जो है इसका नंबर पहले ये था कि दोनों एक ही में प्रोवाइजो में करके रहता था, अब इसको अलग सेपरेट नंबर दे दिया गया है। ठीक है, फिर ये एक एग्जाम्पल हुआ करता था कि जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ही प्रोसेस से बन रहे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे बट ओरिजिनल के नहीं होंगे। यही चीज आपका एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है कि
वो कॉपीज फोटोकॉपी से मान लीजिए एक फोटोकॉपी से और 4 कॉपीज बन रही हैं, तो ये सारी जो कॉपीज होंगी ये सब प्राइमरी एविडेंस होंगी एक दूसरे की। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 से एक्सप्लेनेशन 7 नया एडिशन है, ये 2023 के अधिनियम से लाया गया है। ये ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या ऐसी चीजें होंगी जिनको आप प्राइमरी एविडेंस कंसिडर करोगे। एक्सप्लेनेशन 4 वेर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files, each file is primary evidence। मान लीजिए मैंने अपनी जो कॉपी थी, मान लीजिए मैंने एक MS वर्ड का मेरा डॉक्यूमेंट था और उसको मैंने स्टोर किया, मैंने सेव किया। अब वो कंप्यूटर में 2 जगह जाके सेव हो गया, एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी में, एक परमानेंट मेमोरी में। ये दोनों, ये मल्टीपल फाइल्स में सेव हो रहा है, ये दोनों ही प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है। Explanation 5 wherein electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic or digital record is primary evidence unless it is disputed। Explanation 6 सीधी सी बात है, अगर प्रॉपर कस्टडी से हमें ये मिल रहा है, ये रिकॉर्ड किसी ऐसे इंसान के पास है जिसके पास वो एक्चुअली उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज कि ये एक प्राइमरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन 6 अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट, ब्रॉडकास्ट या ट्रांसफर हो रही है, तो ईच ऑफ सच स्टोर्ड रिकॉर्डिंग्स इज प्राइमरी एविडेंस। वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्राइमरी एविडेंस होगी, वो जितने भी फॉर्म्स में रिकॉर्डिंग सेव हो रही हो। Where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resource, each such automated storage including temporary files is a primary evidence। तो आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं, ये सब डील कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड से। सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस बहुत जरूरी है। पहले सेकेंडरी एविडेंस जो है वो सिर्फ 5 तरह का होता था, उसको वैसे का वैसे ही रिटेन किया गया है। अब सेकेंडरी एविडेंस कुछ और चीजें भी इंक्लूड करेगा, जो कि है आपका ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन, एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट the original of which consists of numerous accounts or other documents which cannot be conveniently examined in court and who is skilled in examination of such documents। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड। क्या क्या? किसी भी उसका ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन, या फिर ऐसा एविडेंस जो किसी ऐसे पर्सन ने दे रहा हो जिसने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया हो और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नॉट easy to be not convenient to be examined in court। Section 59 proof of documents by primary evidence। ये हमारा बेसिक रूल के बारे में बात करता है कि यूजुअली आप डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश करेंगे अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 60 के अंदर केसेस फॉल नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे ये दे रहा है कहाँ पर आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 61 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ये नया सेक्शन है जो इसमें इंसर्ट हुआ है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहा है नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड and such record shall subject to section 63 have same legal effect, validity and enforceability as any other document। सॉरी, ये कह रहा है कि आप सिर्फ इस बेसिस पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को उसकी एडमिसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते कि वो इस फॉर्म में है। ठीक, इसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट का होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता है। सेक्शन 62 स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये बता रहा है कि हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को के मतलब किसी ऐसे एविडेंस को प्रूव करना है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, तो वो 63 के हिसाब से होगा। सेक्शन 63 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। कंडीशंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट शैल बी फॉलोइंग, नेमली। बेसिकली ये कह रहा था, सबसेक्शन 1 कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर आउटपुट जो है अगर वो सही तरह से स्टोर किया गया है, सही जगह पे था, सही फॉर्म में था, तो उसको एक रेलेवेंट एविडेंस माना जाएगा।
अब ये बता रहा है कंप्यूटर आउटपुट के बारे में कि कुछ कंडीशंस हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को फुलफिल करनी होंगी फॉर बीइंग अ रिलेवेंट एविडेंस। कंप्यूटर आउटपुट का मतलब यहाँ पर वो ये कह रहा है इट आउटपुट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। ये एक नया एडिशन हुआ है, नया चेंज है जो आपका 2023 का अधिनियम लेके आ रहा है। अब इससे चेंज क्या हो रहा है, इससे चेंज ये हो रहा है कि सिर्फ कंप्यूटर नहीं, अब आपके सेल फोन्स हुए, लैपटॉप्स हुए या कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ें सेव करती है, उनको भी, अब उनके आउटपुट को भी अब कंप्यूटर आउटपुट के टर्म से जाना जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच कंप्यूटर वॉज यूज्ड रेगुलरली टू क्रिएट, स्टोर और प्रोसेस इंफॉर्मेशन for purposes of any activity regularly carried on over that period by person having lawful control over the use of computer or communication device। आउटपुट क्या है, बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो यूजुअली उस डिवाइस पे स्टोर की जाती थी। Throughout the material part of the said period, the computer or communication device was operating properly. If not, then in respect of any period it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or accuracy of its contents। तो सबसे पहला है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर हो रही है वो कंप्यूटर आउटपुट होगी और वो रेगुलरली ऐसे पर्सन से स्टोर की जा रही है जिसके पास लॉफुल कंट्रोल हो। दूसरी चीज, वो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो सही तरह से काम कर रहा था। तीसरा, जब कुछ समय के बाद जो फंक्शन है क्रिएटिंग, स्टोरिंग या प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का, वो रेगुलरली कैरी आउट हो रहा था, वॉज रेगुलरली परफॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ वन और मोर ऑफ द कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, वेदर इन, इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। स्टैंड अलोन मोड वो अकेले कर रहा है, किसी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ के कर रहा है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क से कर रहा है। कंप्यूटर रिसोर्स इनेबलिंग इंफॉर्मेशन क्रिएशन और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और स्टोरेज और थ्रू एन इंटरमीडियरी, मतलब वो किसी भी तरह से कर रहा हो, किसी भी फॉर्म में कर रहा हो, अकेले कर रहा हो, किसी के साथ कर रहा हो, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस में, वो उसको इस पर्पस के लिए, सेक्शन के पर्पसेस के लिए एक सिंगल कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस समझा जाएगा। ठीक है। इन subsection 4, in any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things shall be submitted along with the electronic record at each instance where it is submitted for admission। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अभी हमें मान लीजिए हमें यहाँ पे इसका एविडेंस देना है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देंगे। ठीक, उसके साथ हम एक सर्टिफिकेट जमा करेंगे कि हाँ ये जो काम हो रहा था इस पे ये बिल्कुल ठीक तरह से हो रहा था। साथ में एक एक्सपोर्ट का भी सर्टिफिकेट होगा कि हाँ जो भी चीज़ें इसमें स्टोर की गई हैं वो इसी कंप्यूटर में, इसी कम्युनिकेशन डिवाइस से का ही आउटपुट है। फाइनली जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है कंप्यूटर आउटपुट के नाम से। For the purposes of this section, information shall be taken to be supplied to a computer or communication device if it is supplied thereto in any appropriate form, whether it is so supplied directly or with or without human intervention or by means of any appropriate equipment. Computer output shall be taken to have produced by a computer or communication device, whether directly or with or without human intervention, by means of appropriate equipment or by other electronic means as referred to in clauses A to E of subsection 3। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें सिर्फ कंप्यूटर के फॉर्म में थी, सिर्फ कंप्यूटर के टर्म्स में देख रहे थे, अब हम उसे कम्युनिकेशन डिवाइस के टर्म्स में भी देखेंगे इस सेक्शन में जो चेंजेस आए हैं उनके थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 64, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, यानी कि मतलब जब कोई डॉक्यूमेंट आपको बोला गया है कि सेकेंडरी एविडेंस आप कब ला सकते हो, तो आप को इन ग्राउंड्स पे जरूरी है कि यहाँ आपको इसे लेके ही आना है उन सेकेंडरी एविडेंस को। सेक्शन 67, प्रूफ ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है जिसको अटेस्ट कराया गया है।
अब उसके एग्जीक्यूशन को अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, ये चीज हमारा पहले सेक्शन 68 डिस्कस करता था, जो अब 67 68 में डिस्कस हो रहा है, जो बेसिकली ये कह रहा है तब आप एक अटेस्टिंग, जो उसका जो भी अटेस्टिंग विटनेस था उसको प्रेजेंट करोगे कोर्ट में, उसके थ्रू आप प्रूव करवाओगे, ये सेक्शन 67 बोल रहा है। मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस नहीं है, कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल पा रहा है, उस केस में आप ये प्रूव करेंगे कि जो सिग्नेचर्स हैं वो एग्जीक्यूटर के ही थे और साथ में जो विटनेस की हैंडराइटिंग में थे और साथ में विटनेस का भी जो अटेस्टेशन था वो भी उन्हीं के हैंडराइटिंग में, आप यहाँ पे ये प्रूव करेंगे, इसके थ्रू आप ये प्रूव करोगे कि हाँ वो डॉक्यूमेंट जो है उसका एग्जीक्यूशन सही तरह से हुआ था। सेक्शन 73 प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता था, अब ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 74 पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पहले दोनों अलग सेक्शंस में डिफाइन होते थे बट अब दोनों को साथ में कर दिया है, सेम चीजें बोली गई हैं, सेम वही चीज की स्टेट का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या उनके किसी भी जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड है वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। सेक्शन 75 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आप उन्हें कैसे निकलवा सकते हैं ये 75 बता रहा है। सेक्शन 78 प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो भी सर्टिफाइड कॉपी है वो जेन्युइन है। सेक्शन 80 प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 81 प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता था, अब ये और डिजिटल रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। सेक्शन 85 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स। 86 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। 87 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो पहले ये 85 ए बी सी होता था, अब इनको अलग अलग कर दिया है, 85 86 87 दे आर सेपरेट सेक्शंस नाउ। सेक्शन 90 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, अब टेलीग्राफिक मैसेजेस ओमिट कर दिए गए क्योंकि अब टेलीग्राफिक मैसेजेस चलन में नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस का समय है, अब ईमेल्स जाते हैं तो उन्हीं का प्रिजम्पशन सेक्शन 90 दे रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 92 जो बता रहा है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स विच आर 30 years old एंड सेक्शन 93 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स विच आर 5 years old, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका हिट नोट गलत लिख दिया है मैंने। इसमें बेसिकली जो बात हो रही है वो प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है जो 5 साल पुराने हैं। इन दोनों केसेस में कोर्ट में प्रिज्यूम, अगर वो सही जगह से सही अथॉरिटी के पास से उन्हें मिल रहे हैं जिसके पास एक्चुअली वो होने चाहिए पोजीशन में, तब उसको कोर्ट में प्रिज्यूम कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। Chapter 6 of exclusion of oral evidence by documentary evidence. Section 94 evidence of terms of contract, grant and other dispositions of property reduced to form of document. सेम चीज जो सेक्शन 91 बोलता था वो अब सेक्शन 94 बोल रहा है कि अगर हमें टर्म्स बताने हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के, ग्रांट के या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के जो एक्चुअली रिटन फॉर्म में होना चाहिए बाय लॉ या जो रिटन फॉर्म में है, तो आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। उसके टर्म्स को प्रूव करने के लिए आप हमेशा रिटन एविडेंस जो डॉक्यूमेंट है उसको इटसेल्फ आप कोर्ट में लेके आओगे। यू हैव टू ब्रिंग दैट document before the court itself. Section 95 exclusion of evidence of oral agreement. Section 96 exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document. पता ही है भाई डॉक्यूमेंट खराब है, सामने साफ साफ दिख रहा है, आप उसको सही नहीं कर सकते। इसका इलस्ट्रेशन है, A agrees in writing to sell a horse to B for 1 lakh rupees और 1,50,000 rupees. इस केस में आप एविडेंस नहीं ला सकते ये बताने के लिए कि कौन सा प्राइस है जिसको आप मान रहे थे कि हाँ यही that was the actual price at which we entered into the agreement. तो ये आप नहीं ला सकते उसका एविडेंस कुछ भी ये प्रूव करने के लिए। Section 97 exclusion of evidence against application of documents to existing facts. 98 evidence as to document unmeaning in reference to existing facts. ये सब आपका 93 से शुरू हो रहा था पुराने एविडेंस एक्ट में, 93, 94, 95 ये कंटिन्यू हो रहा था आपका। आगे बढ़ने के लिए हमें नए लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। इसके साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है। लास्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ से स्टार्ट होगा और उसका जो फाइनल में उसको 170 जो सेक्शन नंबर है वहां तक डिस्कस करके वो खत्म कर दिया जाएगा उस पॉइंट पे। चलिए मैं मिलती हूँ आपके से जल्दी ही दूसरे इसके बाद के फाइनल लेक्चर के साथ। उसके बाद हम CRPC शुरू करेंगे। थैंक यू।